क्या संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट इजराइल के खिलाफ सबसे गंभीर आरोपों में से एक लेकर आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गाजा में फिलिस्तीन बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, लेकिन यह रिपोर्ट है क्या, इसे किसने तैयार किया और इसका अंतर्राष्ट्रीय कानून पर क्या असर पड़ सकता है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने इजराइल पर नरसंहार की मंशा से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है और क्या इसका मतलब यही है कि इजराइल दोषी साबित हो चुका है? आइए पूरे मामलों को तथ्यों के आधार पर समझते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक जांच आयोग की रिपोर्ट ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और इस रिपोर्ट में गाजा में बच्चों की मौत, अस्पतालों पर हमलों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन से जुड़े गंभीर आरोप लगाए। आइए जानते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है और इसका वैश्विक महत्व क्या है। यह रिपोर्ट सबसे पहले यह समझते हैं कि यह रिपोर्ट किसकी है। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल द्वारा 2021 में गठित एक स्वतंत्र जांच आयोग ने तैयार किया। इस आयोग का काम इजराइल, गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रिपोर्ट जांच आयोग के निष्कर्ष और आरोप प्रस्तुत करती है। किसी भी कानूनी दोष का अंतिम निर्णय केवल सक्षम अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाएं जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी अपनी प्रक्रिया के अनुसार करती है। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जो नैतिकता है, जो आपका जीएस पेपर 4 है, उसमें देख सकते हैं। तो विषय आपने देख ही लिया और गाजा में मानवाधिकार उल्लंघन पे है, चर्चा में क्यों है, ठीक है। चलिए, तत्कालिक कारण क्या है, तो यूएनएचआरसी द्वारा स्थापित स्वतंत्र जो जांच है वो फिलिस्तीन क्षेत्र पर नवीनतम विस्तृत रिपोर्ट जारी किया है। और ये रिपोर्ट जो है आयोग की स्थापना 21 में पूर्वी यरूशलेम, गाजा, इजराइल सहित कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मानवाधिकार कानूनों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए की गई। रिपोर्ट में गाजा के नागरिकों, विशेष रूप से फिलिस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया गया और इसे नरसंहार के इरादे का संकेत देने वाला साक्ष्य माना गया है। अब साक्ष्य आधारित जांच आयोग की कार्यप्रणाली, तो देखिए, रिपोर्ट की वैधता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने व्यापक और अत्याधुनिक दस्तावेज पद्धतियों का उपयोग किया, जैसे प्रत्यक्ष गवाहियां यानी संघर्ष क्षेत्रों में प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ितों के विस्तृत साक्षात्कार, फोरेंसिक इनका विस्तृत साक्षात्कार किया गया। फोरेंसिक और चिकित्सा साक्ष्य की अगर हम बात करते हैं तो क्लिनिकल रिकॉर्ड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, घायल व मृत नागरिकों के एक्सरे हो गया, इसके माध्यम से डिजिटल दस्तावेजीकरण, तो भू-स्थानिक डेटा, सत्यापित तस्वीरें, सैटेलाइट इमेजनरी और सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो फुटेज के तकनीकी विश्लेषण, विशेषज्ञ साक्षात्कारों का एकीकरण यानी नागरिक हताहतों का दस्तावेजीकरण करने वाले अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा और सैन्य विशेषज्ञों के इनपुट। ओवरऑल आप क्या बोल सकते हैं कि देखिए, बच्चों को निशाना बनाने के आरोप है, अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, मेडिकल रिकॉर्ड, वीडियो गवाह के आधार पर जांच हो गया, युद्ध विराम के बाद भी जो है अहिंसा जारी रहने का ये सब दावा किया गया है, ठीक है। इसमें और बोल सकते हैं कि जो बच्चों को निशाना बनाने का सुसंगत जो पैटर्न है, तो आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बच्चों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों को अत्यधिक व्यवस्थित और चिंताजनक पाया है। यानी फिलिस्तीनी बच्चों को सीधे तौर पर निशाना बनाए जाने का एक सुसंगत और व्यवस्थित पैटर्न देखा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी परिभाषाओं के तहत नरसंहार के इरादे की ओर संकेत करता है। गंभीर उल्लंघनों के दस्तावेजीकरण स्वरूप की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों के लक्षित हत्या, शारीरिक यातनाएं, स्कूल, शरणार्थी शिविर, अनाथालय पर प्रत्यक्ष हमले हुए हैं, बाल चिकित्सक अस्पतालों को जबरन बंद किया गया, बच्चों के जीवन और पोषण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, पेयजल संयंत्र, खदान, भंडार, इन सबको विनाश किया गया। यानी आप बच्चों को निशाना बनाने का आरोप है अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, इन सब चीजों पे। और क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे देश में लोग हैं। पोस्ट सीज फायर इनस्टेबिलिटी, येलो लाइन संकट, देखिए, युद्ध विराम के पश्चात भी अनवरत हिंसा जो है जारी रही है। अक्टूबर 2025 का युद्ध विराम यानी रिपोर्ट की इस बात का गहरा क्षोभ व्यक्त किया कि
अक्टूबर 2025 में घोषित आधिकारिक युद्ध विराम के बाद भी जमीनी स्तर पर हिंसा पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। येलो लाइन संकट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, येलो लाइन के समवर्ती क्षेत्रों के निरंतर सैन्य झड़पें, गोलीबारी दर्ज की गई। नागरिक हताहत तो देखिए, निरंतर अस्थिरता, परिणाम स्वरूप युद्ध विराम। इन सब के बावजूद बड़ी संख्या में निर्दोष नागरिकों और बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और शांति समझौतों के प्रभावशीलता पर सवाल उठता है। संयुक्त राष्ट्र आयोग की अगर हम प्रमुख अनुशंसाएं अगर हम देखते हैं तो देखिए, आयोग की त्रिपक्षीय अनुशंसाएं है, जिसमें पहला है सैन्य रोक है, दूसरा है जवाबदेही, तीसरा है शस्त्र प्रतिबंध। सैन्य रोक में हम ये देखते हैं कि इजराइल से गाजा और संबद्ध क्षेत्रों के सभी प्रकार के अदालतों, सैन्य अभियानों को तत्काल रोकने का आग्रह किया गया। जवाबदेह तो विशेष अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू माध्यम के से जो दर्ज किए गए अपराध है उसका निष्पक्ष जांच व मृत बच्चों के शव को लौटाना। शस्त्र प्रतिबंध यानी सभी सदस्य देशों ने उन हथियारों के हस्तांतरण को तुरंत रोकने का आह्वान किया जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन को प्रयुक्त कर सकते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महत्व आयोग ने क्या सिफारिश किया, तो सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह है, जांच है, जवाबदेही है, हथियारों के हस्तांतरण को पुनर्विचार की अपील है। ठीक है। आईसीजे और आईसीसी का लिंकेज की अगर हम बात करते हैं तो रिपोर्ट केवल दस्तावेज ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण विधिक उपकरण है, लीगल इंस्ट्रूमेंट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे रिपोर्ट दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों द्वारा इजराइल के खिलाफ आईसीजेड में चल रहे नरसंहार अभियोग के दावों को मजबूत तथ्यात्मक आधार प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय तो देखिए, रिपोर्ट में आईसीसी के अभियोजक प्रोसिक्यूटर द्वारा युद्ध अपराधों यानी वार क्राइम्स और मानवता के खिलाफ अपराधों के विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ जारी वारंट जारी प्रक्रिया का पुरजोर जो है समर्थन करता है। जवाबदेह का सुदृढ़ीकरण की बात अगर हम करते हैं तो वैश्विक मंच पर स्टेट सॉवरेनिटी की यानी राज्य संप्रभुता के ऊपर ह्यूमन राइट्स मानवाधिकारों की सर्वोच्चता जो है पुनर्स्थापित करती है। तो ये एक पॉइंट हो गया, ये आप कहीं भी यूज कर सकते हैं कि स्टेट यानी राज्य संप्रभुता के ऊपर हमें क्या रखना है, मानवाधिकार। ठीक है। अब यूपीएससी सिलेबस की हम बात करते हैं, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो गया, आईसीजेड है, आईसीसी है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, ह्यूमन राइट्स है। यूपीएससी एंगल से अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक शासन में तो देखिए, यूएन हो गया, यूएनएचआरसी, आईसीजेड, आईसीसी जैसे बहुपक्षीय संस्थानों की भूमिका और उनकी सीमाएं। युद्ध काल में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जेनेवा कन्वेंशन का कार्यान्वयन, वैश्विक अगर भू राजनीति का भारत के रुख की बात हम करते हैं तो संतुलित द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का आधारित कूटनीति। नैतिकता की वहीं हम बात करते हैं तो देखिए, सशस्त्र जो है संघर्ष में नैतिकता, तो युद्ध के नियमों का पालन और गैर लड़ाकों बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा। मानवीय मूल्य की अगर बात करते हैं तो संकट के समय वैश्विक समुदाय की सामूहिक नैतिक जिम्मेदारी और न्याय के सिद्धांत की बात हो रही है। ठीक है। वैल्यू एडिशन की अगर हम तो जेनोसाइड इंटेंट हो गया, कंसीडर पैटर्न ऑफ टारगेटिंग, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो गया, नॉन कॉम्बैट इम्यूनिटी हो गया, पोस्ट सीज फायर वायलेशन, मल्टीलेटरल जो है इंस्टीट्यूशनल इफिशियंसी एंड यूनिवर्सल अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क। ठीक है। तो ये जो है कीवर्ड्स वगैरह है, आप यूज कर सकते हैं। देखिए, नैतिक सिद्धांत यानी एथिकल कोड की हम बात करते हैं तो 1949 युद्ध के समय नागरिक आबादी विशेष रूप से बच्चों के पूर्ण संरक्षण की कानूनी और नैतिक गारंटी देता है। इसका उल्लंघन वैश्विक नैतिक ताने बाने को कमजोर करता है। यह हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसका यूज जो है इथिक्स में भी हम कहीं पे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी ग्लोबल गवर्नेंस की भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आईसीजेड वर्सेस आईसीसी, जिनेवा कन्वेंशन हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, यूएनएचआरसी हो गया। ठीक है। मुख्य परीक्षा के अनुरूप ये क्वेश्चन है जिसको आप करेंगे। ठीक है। फिलहाल यह रिपोर्ट देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के एक जांच आयोग के निष्कर्ष और आरोपों को सामने रखती है। इन आरोपों पर अलग अलग देशों और पक्षों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं और संबंधित कानूनी प्रक्रियाएं देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के स्तर पर जारी रह सकती है। इसलिए इस पूरे मुद्दे को समझते समय
रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्यायिक प्रक्रिया तीनों को संतुलित रूप से देखना आवश्यक है। धन्यवाद।